बच्चों, वेदा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं रचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद के बारे में। तो रचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के निम्नलिखित भेद होते हैं। पहला, सामान्य क्रिया। दूसरा, संयुक्त क्रिया। तीसरा, प्रेरणार्थक क्रिया। चौथा, नाम धातु क्रिया। और पांचवा, पूर्वकालिक क्रिया। तो चलिए हम आते हैं सामान्य क्रिया पर। तो सामान्य क्रिया का मतलब है कि सामान्य, ऐसे ही जनरली जिस क्रिया का हम प्रयोग करते हैं। जब वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ हो तो उसे हम सामान्य क्रिया कहते हैं। देखिए आपके इसमें हमने 3 उदाहरण दिया है। अर्नव स्कूल गया, तो गया इसमें एक ही क्रिया है। तो कभी कभी वाक्य एक ही क्रिया से बनता है, कभी कभी 2, 3 या 4 क्रिया से भी बनता है। तो ये उदाहरण है एक ही क्रिया का। अब जैसे मैं कहूँ कि वह हंसकर, गाकर, मुस्कुराकर सबका दिल जीत लेता है, तो इसमें हंसना, गाना, मुस्कुराना और सबका दिल जीतना 4 क्रिया हो गया। लेकिन सामान्य क्रिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही क्रिया होती है। तो पहला उदाहरण आपने देखा कि अर्नब स्कूल गया, तो इसमें गया एक ही क्रिया है। अंजू ने मुझे मेले में देखा, तो इस वाक्यांश में देखा सिर्फ एक ही क्रिया है। तीसरा उदाहरण है बच्चा सोएगा, तो इसमें सोएगा एक ही क्रिया है। इन वाक्यों में गया, देखा और सोएगा सामान्य क्रियाएं हैं, क्योंकि इसमें एक ही क्रिया है। तो समझ में आ गया कि सामान्य क्रिया में एक ही क्रिया होती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं संयुक्त क्रिया की तरफ। जो क्रियापद 2 या 2 से अधिक क्रियाओं के योग से, यानी मूल क्रिया प्लस सहायक क्रिया से बनता है, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह मुझे मॉल में दिखाई दिया था, तो इसमें दिखाई दिया था 3 क्रियाएं हैं, यानी दिखाना, देना, होना। ठीक है। उसका व्यापार अब चल निकलेगा, तो चल निकलेगा इसमें 2 क्रियाएं यानी चलना और निकलना, इसलिए यह भी संयुक्त क्रिया है। यह बच्चा कभी भी रो उठता है, तो इसमें रो उठता है यानी रोना, उठना और होना, इसमें 3 क्रियाएं हैं। तो इन वाक्यांशों में क्रियापद 2 या 2 से अधिक क्रियाओं के योग से बने हैं। समझ में आ गया? पहला वाक्यांश आपने देखा, उसमें 3 क्रियाएं, दिखाना, देना, होना। दूसरे वाक्यांश में 2 क्रिया है, चलना और निकलना। फिर तीसरे वाक्यांश में फिर 3 क्रिया है, रोना, उठना और होना। अब आइए हम प्रेरणार्थक क्रिया की बात करते हैं। प्रेरणा यानी नाम से ही पता चल रहा है कि इस क्रिया में कोई न कोई व्यक्ति प्रेरणा देता होगा, कुछ काम करने के लिए प्रेरणा देता होगा। तो जब कर्ता स्वयं काम न करके किसी दूसरे व्यक्ति से काम करवाता है, तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया करता है, यानी वह काम स्वयं न करके दूसरे व्यक्ति को प्रेरित करके वह काम करवाया जाता है, तो वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होता है। ठीक। अब चलिए उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। जैसे है, उसने अपनी दुकान इसी साल बनवाई है, तो इसमें प्रेरणा देने वाली कौन सी क्रिया है? कि खुद नहीं बनाया है, किसी और से बनवाई है। तो बनवाई है क्रिया क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। अब दूसरा उदाहरण देखिए, इसे यहाँ से हटवा दो, तो यानी क्या करना है? कर्ता स्वयं नहीं हटा रहा है, किसी और से कह रहा है कि इस वस्तु को या इस व्यक्ति को या किसी भी चीज को यहाँ से हटवा दो, यानी दूसरे से वह काम करवाने के लिए प्रेरित कर रहा है। अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने बच्चे को घर पहुंचवा दिया, तो मैंने बच्चे को खुद नहीं पहुंचवाया, किसी और से पहुंचवा दिया। तो आपने देखा कि इन वाक्यों में क्रियाएं बनवाई हैं, हटवा दो,
और पहुंचवा दिया कर्ताओं ने स्वयं नहीं की हैं, वरन किसी अन्य व्यक्ति से करवाई हैं। यानी किसी अन्य व्यक्ति को प्रेरणा देकर वह कार्य करवाया है। अतः ये क्रियाएं कौन सी क्रियाएं हैं? प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। अब आइए हम बात करते हैं नाम धातु क्रिया की। तो जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से बनाई जाती हैं, उन क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? उन क्रियाओं को हम नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे इंतज़ार करते करते मेरी आंखें पथरा गई हैं, तो इसमें पथरा गई है क्रिया जो है क्या है? नाम धातु क्रिया है, यानी पथरा गई हैं। ठीक है, तो पत्थर से क्या बन गया? पथरा। तुम क्या बतिया रहे हो? तो इसमें बतिया रहे हो जो क्रिया है वो क्या है? नाम धातु क्रिया है। कोई दरवाजा खटखटा रहा है, खटखटा रहा है क्या कौन सी क्रिया है? नाम धातु क्रिया है। हमें दूसरों की अच्छी बातों को अपनाना चाहिए, तो इस वाक्यांश में कौन सा शब्द है वो जो नाम धातु क्रिया है? तो इसमें अपनाना चाहिए। तो हमने इन वाक्यांशों में देखा कि पथरा गई हैं, बतिया रहे हो, खटखटा रहा है और अपनाना चाहिए, ये सारी क्रियाएं क्रमशः पत्थर क्या है? संज्ञा है। ठीक है, तो संज्ञा, पत्थर संज्ञा से पथरा गई है, नाम धातु क्रिया बनाया गया है। फिर दूसरे वाक्यांश में क्या है? बात, तो बात क्या है? संज्ञा है। ठीक है, तो बात से क्या हो गया? बतियाना, तो ये भी नाम धातु क्रिया है। फिर तीसरा जो वाक्यांश है खटखटाना, तो खटखट जो शब्द है वह ध्वन्यात्मक शब्द है, इसमें भी प्रत्यय लगा करके नाम धातु क्रिया बना दिया गया है। ठीक है, और ये जो चौथा वाक्यांश है कि हमें दूसरों की अच्छी बातों को अपनाना चाहिए, तो अपना शब्द क्या है? सर्वनाम है। तो सर्वनाम शब्द में क्या, अपना में क्या प्रत्यय लगा दिया गया? प्रत्यय लगा करके अपनाना बना दिया गया। तो ये सारी क्रियाएं आपने देखा कि नाम धातु क्रियाएं हैं। नाम धातु क्रियाओं की रचना कैसे होती है? चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो नाम धातु क्रिया की रचना हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में प्रत्यय लगा करके करते हैं। अब चलिए उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हमारे पास, चलिए हम देखते हैं कि संज्ञा शब्द से कैसे नाम धातु क्रियाएं बनाते हैं। तो हमने उदाहरण दिया है कि झूठ क्या है? संज्ञा शब्द है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा मतलब नाम। तो झूठ में हमने प्रत्यय लगा करके क्या बना दिया? झूठ लाना। झूठ में लाना प्रत्यय लगा दिया, हो गया झूठ लाना। अब दूसरा हमारा उदाहरण क्या है? हाथ, और हाथ में हमने क्या लगा दिया? याना, तो हथियाना हो गया। उसके बाद तीसरा उदाहरण क्या है? चक्कर। चक्कर में हमने आना प्रत्यय लगा दिया, तो हो गया क्या? चकराना। तो इस प्रकार से आपने देखा कि संज्ञा में प्रत्यय लगा करके हमने जो नया शब्द बनाया तो कौन सी क्रिया हो गई? नाम धातु क्रिया हो गई। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखें कि नाम धातु क्रिया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगा करके बनाए जाते हैं। अब दूसरा उदाहरण हम सर्वनाम का देखते हैं। हालांकि सर्वनाम से कम क्रिया बनती है, लेकिन एक दो उदाहरण देख लेते हैं। आप क्या है? सर्वनाम है, और आप में ना प्रत्यय लगा दिया तो अपना हो गया। ठीक है, दूसरा देखिए अपनाना, यानी अपना में आना प्रत्यय लगा करके क्या हो गया? अपनाना। तो यहाँ पे अपनाना क्या है? क्रिया है। समझ में आई बात? उसके बाद दोहरा। दोहरा आपका सर्वनाम है और उसमें आना प्रत्यय लगा दिया तो हो गया दोहराना। बच्चा गिनती दोहरा रहा है या खाना फिर से दोहरा के खा रहा है, तो यहाँ पे दोहराना जो है नाम धातु क्रिया हो गई। अब चलिए देखते हैं विशेषण में प्रत्यय लगा करके कैसे नाम धातु क्रिया बनाई जाती है। तो विशेषण क्या होता है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है ना।
तो विशेषण में भी प्रत्यय लगा करके हम नाम धातु क्रिया की रचना करते हैं। जैसे गरम, चाय कैसी है? गरम है। तो गरम में हमने लगा दिया प्रत्यय आना, गरमाना, यानी हमें हमसे ज़्यादा मत गरमाओ या हमें उनका गरमाना अच्छा नहीं लगता है। तो गरमाना क्या हो गया? क्रिया है। और गरम क्या? चाय कैसी है? गरम है। तो गरम विशेषण है, लेकिन आना प्रत्यय लगा दिया तो हो गया गरमाना। गरमाना क्रिया हो गई कि हमसे बहुत ज़्यादा गरमा के बात मत करो, तो ये क्रिया हो गई। अब दूसरा उदाहरण है 60। तो 60 में इयाना लगा दिया, तो इयाना 60 क्या है? विशेषण है। तो जैसे कमरे में कितने छात्र हैं? 60 छात्र हैं। तो 60 क्या हो गया? विशेषण हो गया, लेकिन इसमें इयाना प्रत्यय लगा दिया गया तो सठियाना, बुढ़ापे में लोग सठिया जाते हैं, तो सठियाना क्या हो गया? क्रिया हो गई। अब चलिए ध्वन्यात्मक शब्दों में प्रत्यय लगा करके नाम धातु क्रियाएं कैसे बनाई जाती हैं, ये आपको बता रहे हैं। तो जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं, ना संज्ञा होते हैं, ना सर्वनाम विशेषण होते हैं, कुछ ध्वनि विशेष होती है, ठीक है। तो वह कभी कभी वो विशेषण का काम भी करती है। तो जैसे थर थर, वह थर थर काँप रहा था, ठीक है। तो ये एक विशेषण कैसे काँप रहा था? थर थर काँप रहा था, क्रिया विशेषण हो गया। लेकिन इसको हम कह रहे हैं थर थराना, थर थर में आना प्रत्यय लगा दिया गया, तो ये क्या हो गया? क्रिया, यानी गाड़ी थरथरा रही थी, तो यह क्रिया हो गई। अब दूसरा उदाहरण देखिए, भिन्न भिन्न। भिन्न भिन्न शब्द है, यानी भिन्न भिनाना। तो भिन्न भिन्न में आना प्रत्यय लगा दिया गया तो हो गया भिन्न भिनाना। तो मुझे मक्खियों का भिन्न भिनाना नहीं पसंद है, तो यहाँ पे क्या हो गया? क्रिया हो गया, ठीक है। तीसरा उदाहरण देखिए, टिमटिमाना। तो टिम टिम, टिम टिम शब्द है, यानी ध्वनि विशेष है, इसमें आना प्रत्यय लगा दिया गया तो हो गया टिमटिमाना। मुझे जुगनुओं का टिमटिमाना रात में बहुत अच्छा लगता है, तो क्या हो गया? ये क्रिया हो गई। फिर चौथा उदाहरण देखिए, जैसे हिन हिन शब्द है, तो हिन हिन पे हमने प्रत्यय लगा दिया आना, तो हो गया हिन हिनाना। तो जैसे मान लीजिए हम कहें कि अस्तबल में घोड़े हिन हिनाते हैं, तो हिन हिनाना क्या हो गया? ये क्या हो गया? नामधातु क्रिया हो गई। अब चलिए हम अगला उदाहरण देखते हैं पूर्वकालिक क्रिया का। पूर्वकालिक क्रिया यानी पूर्व, यानी पहले। तो वाक्य में जब एक क्रिया पूरी हो चुकने के बाद दूसरी क्रिया का आरंभ होता है, तो पहले समाप्त हो चुकी क्रिया को हम क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। यानी जब वाक्य में दो क्रिया हो, ठीक है, लेकिन जो क्रिया वाक्य को समाप्त कर रही है उसके पहले वाली जो क्रिया होती है, उसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अब चलिए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। उदाहरण देख लीजिए, मुझे देखकर वह रुक गया। तो रुक गया क्या है? दूसरी क्रिया है, लेकिन उसके पहले कौन सी क्रिया है? देखकर। तो देखकर, चूंकि रुक गया दूसरी क्रिया है, उसके पहले कौन सी क्रिया है? देखकर है, तो देखकर कौन सी क्रिया होगी? पूर्वकालिक, क्योंकि वह रुक गया के पूर्व में लगी है, इसलिए वह पूर्वकालिक क्रिया है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि वह बैठकर सोचने लगा। तो दूसरी क्रिया क्या है? सोचने लगा, लेकिन उसके पहले कौन सी क्रिया हुई है? वह बैठकर, यानी बैठकर क्रिया पहले हुई है, पूर्व में हुई है, इसलिए बैठकर पूर्वकालिक क्रिया है। अब तीसरा एग्जाम्पल देखिए, वह उठकर बाहर चला गया। तो बाहर चला गया जो क्रिया है वह कौन सी क्रिया है? दूसरी क्रिया है, लेकिन उसके पहले एक क्रिया घटित हुई, और घटित हुई कौन सी क्रिया थी जो पहले घटित हुई? उठकर। पहले वो उठा और फिर बाहर गया, इसीलिए उठकर जो क्रिया है पूर्वकालिक क्रिया है। तो आपने देखा इन वाक्यांशों में कि देखकर, बैठकर और उठकर जो क्रियाएं हैं वह पूर्वकालिक क्रियाएं हैं, क्योंकि ये मुख्य क्रिया से पूर्व ही समाप्त हो चुकी हैं। तो इसी के साथ ही हमारा ये पाठ समाप्त हुआ। नमस्कार।